जय हिंद। आप सभी को देखिएगा, जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए मैंने बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपके भूगोल सब्जेक्ट से लिए हुए हैं। ये एक टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में इसमें से सवाल आएंगे, तो आई होप कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। और मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप वन लाइनर पर मत जाइएगा, अभी आपके पास समय है तो आप पूरा आप ऐसा करिए, किसी भी टॉपिक का पहले आप थ्योरी जो है पढ़िएगा। आपने नोट्स बना लिए होंगे, उनकी आप थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद आप वन लाइनर ऑब्जेक्टिव पर आप जाइएगा। सिर्फ वन लाइनर रीड करने से, याद करने से ना तो वो परमानेंट आपको याद होते हैं और साथ ही में आप बाद में उसे भूलते हैं। तो थ्योरी पढ़िएगा, उस पर बार बार मेहनत करिए और वो याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट के अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, जिनको आप एक क्वेश्चन 2 नंबर का मतलब ये 50 नंबर का ये पूरा जो सेट है आज का रहने वाला है। तो अच्छे से आप बताइएगा कि लास्ट में आपका कितना स्कोर हुआ। और देखिए, रोजाना वीडियोस नहीं आ पाता है, उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरी खुद की अपनी पढ़ाई है तो उसमें बहुत ज्यादा जो है समय लगता है, इसलिए आपके सामने बहुत कम ही जो मैं देखने को मिलता हूं। बट रियली आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न है आप सभी के सामने, उसको आप ले लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस वो थे जो आपके एग्जाम में मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम में आए हुए थे। तो क्योंकि भूगोल आपने पढ़ लिया है तो उसमें से अब कोई सा भी सवाल आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, वो फिर बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो फिर आप पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, निम्नलिखित सूची यानी 4 विकल्प में से इनमें से कौन सा एक ग्रह है जिसे वामन ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो वामन ग्रह जो है किसे बोलते हैं, क्या वामन ग्रह जो है वो किसे बोलते हैं? तो क्या बताइएगा, बुध, नेपच्यून या प्लूटो या फिर मंगल? आपका पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न पर ही आप फंस मत जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा कि वामन ग्रह जो होते हैं प्लूटो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लूटो को जो होता है वो वामन ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और वो इस तरह से है। देखिएगा, इसको पढ़िएगा अच्छे से और उसके बाद जो है इसका फिर जवाब सोचिएगा क्या होगा। कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करिए। यानी पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है बताइएगा। कैलिस्टो, लो या फिर चंद्रमा या फिर टाइटन? क्या हो सकता है? क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है। क्या है मेरे साथी? वो आपका चंद्रमा है। ठीक है, ये आप देखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर ये पूछा गया सवाल था, जिसको आपने रिवीजन किया। आप अपने जो टॉपिक है आपका भूगोल, उसमें से ही ये सवाल जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। अब आप देखिए अगला सवाल, 3 नंबर का जो सवाल है उसको आप देखिएगा। और 3 नंबर के सवाल में क्या है वो आप इधर देखिएगा। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं। चलिए अब देखिएगा, प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं, खाली जगह, यहां पर आपको ये 4 विकल्प में से बनना है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो बताओ इनमें से वो कौन सी? अब एक बार समझ रहे हैं आप कि सामान्यतः गर्म महासागरीय जो गर्म धाराएं होती हैं वो जो है वो यहां पर वृत्त या फिर रेखा इसके निकट जो है वो उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो 4 विकल्प में से सोच के बताइएगा क्या होगा। देखिएगा, जो आपका भूमध्य रेखा है ये है। देखिएगा, जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट जो है वो उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इन सब को आपने पढ़ लिया होगा। गर्म धारा एंड आपका ठंडी जल धारा, इन सबको आपने पढ़ लिया होगा। तो उसी से जो है ये आपका सवाल एक बना था। अब आप देखिएगा अगला सवाल। देखिएगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और वो 4 नंबर का सवाल होने वाला है। ठीक है, 3 हो गया ना। अब आप ये देखिएगा 4 नंबर का सवाल कौन सा है कि देखिएगा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। बड़ा अच्छा सवाल, कितना प्यारा सवाल है। सोच के बताइएगा इसका जवाब जो क्या होगा कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। बताओ कौन सी है? वो आपकी कर्क रेखा है। कितनी मेरे साथी? कर्क रेखा है। बताइएगा, कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है और वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा जो है वो उनसे गुजरती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है आपको? नहीं होगा। आगे देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने 5 नंबर का सवाल, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भारत का पहला राज्य, यानी इन 4 विकल्प में से भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों की छत
के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया था? यानी वो कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले घरों की छत पर ये आदेश पारित कर दिया गया था कि भाई सबकी घर के छत के ऊपर जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करने का जो एक ढांचा है उसको तैयार किया जाएगा। तो बताओ इन 4 विकल्पों में से कौन सा था? बताइएगा कौन सा वो राज्य, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? कौन सा है? वो आपका तमिलनाडु। कौन सा है मेरे भाई? वो आपका तमिलनाडु। एक्चुअली में ये 2018 में सवाल पूछा गया था। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। 6वें नंबर का जो सवाल है उसको आप देखिएगा कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, यानी कि कौन सी मिट्टी है जो पानी ज्यादा सोखने का काम करती है? बताइएगा 4 विकल्प में से। गाद, रेत, चिकनी मिट्टी या फिर चिकनी बलुई मिट्टी? कौन सी मिट्टी है जिसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा इकट्ठा करने की, मतलब ऑब्जर्व करने की, है ना, वो पावर होती है? तो वो कौन सी मिट्टी होती है? चिकनी मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? चिकनी मिट्टी होती है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आप देखिए, 7वें नंबर का जो सवाल है उसे आप पढ़िएगा कि ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान करिए। यानी ऊपर से मृदा की जितनी परत होती है ऊपर से क्रम में तीसरी परत का नाम क्या है? बताओ। अध स्तरीय अपक्षयीय आधार चट्टाने या फिर अपक्षय रहित आधार चट्टाने, उपमृदा या फिर ऊपरी मृदा? क्या बताइएगा इसका जवाब क्या होगा? तो देखो याद रखना, ऊपर से क्रम में अगर आप परतें देखेंगे तो मैं आपको जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जो तीसरी परत होती है इसका नाम होता है अध स्तरीय अपक्षयित आधार चट्टाने। ठीक है, तो ये वाला जो है वो आपका विकल्प जो है वो ए एकदम सही हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या आप कर पा रहे हैं? क्या देखिएगा, भूपर्पटी है क्या? भूपर्पटी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या भूपर्पटी से दोबारा एक बार रीड करते हैं सवाल को कि भूपर्पटी को मेंटल से अलग करने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? मैग्मा, कॉम्प या फिर मोहो या फिर एंड्रिज? बड़ा अच्छा सवाल है और देख सकते हैं आपके एग्जाम में आया था 2018 में। इसका मतलब इनको आपको प्राथमिकता तो देनी पड़ेगी। तो वो कौन सा होता है? मोहो असंबद्धता। क्या? मोहो असंबद्धता। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल कौन सा है, और वो 9वें नंबर का सवाल है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी होती? सोच के बताइएगा। वो होता है स्थल मंडल। कौन सा होता है वो होता है आपका स्थल मंडल। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखिएगा थ्योरी आप जरूर पढ़ते जाएगा तब तो मजा आएगा, नहीं तो आप विकल्पों में फिर आप उलझ जाएंगे क्योंकि थ्योरी से होता ही है कि आप वन लाइनर हो या किसी भी तरह का कोई भी सवाल आ जाता है तो आप उसे कर पाते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखिएगा, इन 4 विकल्पों में से बैरन द्वीप की एक विशेष अनूठी जो है विशेषता क्या है? बैरन द्वीप के इन 4 विकल्पों को आप पढ़िएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बैरन द्वीप की जो विशेष क्वालिटी है वो कौन सी है। बताओ जल्दी से, बैरन द्वीप की विशेष क्वालिटी क्या है? तो क्या हो सकता है? देखो, यहां आदिम असरो जनजाति का निवास होता है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। यह हिंद महासागर का एक निर्जन द्वीप है? नहीं, निर्जन द्वीप नहीं है। यहां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? क्या ये क्वालिटी है? बिल्कुल यही क्वालिटी है। क्या? क्योंकि आपको पता होगा बैरन द्वीप, आपको पता है बैरन द्वीप जो होता है, बैरन द्वीप उसी पर जो एक ज्वालामुखी है जिसे बैरन ज्वालामुखी बोलते हैं, और वो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक दूसरी जो सक्रिय नहीं है उसका नाम नारकोंडम जो है वो ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देखिएगा अगला सवाल देखिएगा 11वां। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? 4 ऑप्शंस को पढ़िएगा। इनमें से कौन सा एक भूकंपीय तरंगों का प्रकार है? सोच के बताइएगा क्या होगा। तो कौन सा प्रकार है भूकंपीय तरंगों का? पी तरंगे। क्या? तरंगे तो देख सकते हैं बीडीपीसी, लेकिन जो पी तरंगे होती हैं ये भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार जो है वो होता है। जब आप पूरा जो है भूकंप का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पी तरंगे, अलग अलग तरंगे जो आपको देखने को मिलेंगी। आगे देखिए अगला सवाल देखिएगा, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाला मैग्मा उसको क्या कहते हैं? क्या? ज्वालामुखी। जैसे मान लीजिएगा ये आपका ज्वालामुखी है, ठीक है, तो ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाला जो मैग्मा होता है उसका पर्टिकुलर नाम क्या होता है? सोच के बताओ वो क्या? उसे बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं लावा। जो लाल लाल आपने देखा होगा उसे लावा बोलते हैं। अगला सवाल देखिएगा,
अगला सवाल आपके सामने और वो कुछ इस तरह से है। कैसे है सवाल, पढ़िएगा कि वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। मतलब समझिएगा कि ऐसे ज्वालामुखी जो काफी लंबे समय से डीएक्टिवेट, ठीक है, डीएक्टिवेट, लेकिन बाद में चलकर वो सक्रिय हो जाते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है सॉरी। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। यानी पहले तो बिल्कुल निष्क्रिय है लेकिन बाद में जो वो सक्रिय हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सुप्त ज्वालामुखी। आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिए मेरे भाई। अगला सवाल क्या है कि प्राकृतिक, क्या अगला सवाल देखिएगा, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं। क्या जो नेचुरल जो भूकंप होते हैं वो पृथ्वी की किस परत में होते हैं। चार विकल्प पढ़िएगा, मध्य मंडल, आंतरिक कोर, स्थल मंडल या दुर्बल मंडल। बताओ इन चार विकल्पों में से कौन सा है। तो वो आपका स्थल मंडल होगा। क्या होगा मेरे साथी, स्थल मंडल होगा। यानी कि प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की स्थल मंडल जो परत होती है उसके अंदर जो है ये होते हैं, पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा कि मैग्मा, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको आप पढ़िएगा कि मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती हैं। जो मैग्मा होता है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती हैं। चार प्रकार की चट्टानों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। सवाल कौन सा है देखिएगा, ये वाला सवाल है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेविमीटर, रिक्टर स्केल, एनीमोमीटर या दाब सेंसर। तो कौन सा स्केल होता है, वो रिक्टर स्केल होता है जिससे भूकंप की जो तीव्रता का मापन होता है। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने है और ये यूपीएसआई में पूछा गया था 21 वाले पेपर में। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है। क्या जो तीन है वो अवसादी चट्टान है, लेकिन चार विकल्पों में जो एक बची हुई है वो अवसादी चट्टान नहीं है। सोच के बताओ कौन सी जो है वो अवसादी चट्टान नहीं है। तो जो ग्रेनाइट है ये एक अवसादी चट्टान नहीं है, बाकी ये जो तीन है वो अवसादी चट्टानों के अंदर आती है। चलिए अगला सवाल देखिएगा मेरे भाई। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। क्या कौन सा है जो कायांतरित चट्टानों का जो उदाहरण नहीं है। चारों को पढ़िएगा, चारों को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि कौन सा जो है वो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो जो ग्रेनाइट है ना ये कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, बाकी सिस्ट, नाइस एंड क्वार्ट्जाइट ये जो है वो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। तभी मैं आपसे बोलता हूं कि जब आप वन लाइनर पढ़ते हैं ना तो नए नए शब्दों को आप देखते हैं। थ्योरी आपने पढ़ी नहीं है तो फिर आपको लगता है यार पहली बात तो याद ही नहीं होगा, और दूसरा अगर उसे जद्दोजहद करके याद कर भी लिया तो फिर आप भूलने पक्का भूलेंगे। ठीक है, तो बेस तो हो कुछ, तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं अरे भाई थ्योरी जरूर पढ़ना। ठीक है, थ्योरी जरूर पढ़ना। थ्योरी से जितना भी आप पढ़ेंगे ना समझ लो वो आपका एकदम कंफर्म और एकदम पक्का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। चट्टानों के प्रकार आपसे बहुत सवाल पूछे गए थे, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। तो कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण आपको बताना है, तो कौन सी है बताओ। जो क्वार्ट्जाइट है ये कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण है। क्लियर है भाई। चलो अगला सवाल देखिएगा। अगला कौन सा सवाल है, और ये है आपके सामने एक सवाल ये है कि समुद्री निकायों और समुद्रों में डैश पानी होता है। मतलब मतलब कैसा पानी होता है। क्या समुद्री निकाय और समुद्र के अंदर कैसा पानी होता है। देखो चार विकल्प जो आपके लिए दे रखे हैं वो बहुत क्लोज हैं। कड़वा, खट्टा, मीठा। याद रखना समुद्र में खारा पानी होता है। क्या होता है, खारा होता है। ठीक है भाई, तो वर्ड को याद रखना, खारा, कड़वा, खट्टा, मीठा। तो मीठा तो हो ही नहीं सकता, तो बाकी जो तीन है वो बहुत क्लोज है, और ऐसे क्लोज जो होते हैं उनमें हम जो है वो गलत कर बैठते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने वो कुछ इस तरह से है और इसको आप अच्छे से समझिएगा। क्या अच्छे से समझिएगा कि कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में जो है घेरता है। कौन सा जो है वो ये जल निकाय है, ये महासागर है, ये खाड़ियों के नाम है। तो इनमें से कौन सा जल निकाय है जो भारत को पश्चिम दिशा में, भारत की पश्चिम दिशा में है। बताओ जल्दी से, वो कौन सा है। अरब सागर जो गुजरात के पास में, अरब सागर जो है ये आपका भारत के पश्चिमी दिशा में है। ठीक है,
चलो कितना बेहतरीन सवाल है, 21 आपने कर लिए। अब देखो 22वां सवाल देख लीजिएगा। 22वां सवाल ये आप थोड़ा अगर आपने इसको याद कर रखा होगा तो आप कर सकते हैं कि भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग कितना किलोमीटर लंबा है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग कितने किलोमीटर है, सोच के बताओ जल्दी से, कितना किलोमीटर है वो बताओ। 13,600, 11,600 और देख सकते हैं 2009 में पूछा गया था 12,500, 14,500। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा 14,500 किलोमीटर जो लंबा है वो आपका है। ठीक है, अगर लेटेस्ट इसका कोई डाटा हो तो जरूर आप बता सकते हैं, बाकी मेरे दिमाग में मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट 2009 के अकॉर्डिंग जो ये ऑप्शंस थे वो आपके सामने है। ठीक है, तो भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग जो वो कितना किलोमीटर है, इसको आप एक बार जो ना आप इसे एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, चलेगा, लेटेस्ट डाटा आपके सामने आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल जो है वो किस तरीके से पूछा गया सवाल है, और ये वाला सवाल है, देखिएगा किन दो देशों में किन दो देशों में मृत सागर की सीमा लगती है। किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है, बताओ मृत सागर की सीमा किन दो देशों से लगती है। अब देखो आपके सामने देखो, इजराइल और जॉर्डन, सीरिया और जॉर्डन, इजराइल और ट्यूनीशिया, जॉर्डन और तुर्की। चार, जब तक आपने मैप नहीं पढ़ा होगा तब तक नहीं बात बन पाएगा। तो देखो इजराइल और जॉर्डन है ना भाई, इसकी जो सीमा होती है वो मृत सागर से लगती है। क्या, इजराइल और जॉर्डन की जो सीमा होती है मृत सागर से जो है वो लगती है। देखो एक चीज याद रखना, एक तो आपको मैप के बारे में मैं आपको बताऊं, एक आपको इंडिया मैप एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरा होता है वर्ल्ड मैप। क्या, इसके बाद में होता है वर्ल्ड मैप, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। इससे होगा ये कि जब भी कभी किसी भी राज्य का नाम, किसी भी शहर का नाम आएगा या फिर वर्ल्ड में किसी भी देश का नाम आएगा तो आप आराम से अपने दिमाग में एकदम हिट करेगा, यार ये पश्चिम में, मतलब मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा कि ये भारत के मैप में पूरब में है कि पश्चिम में है, या फिर किस राज्य के जो है वो नजदीक, किस राज्य से इसकी सीमा लगती है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मैप को एक बार स्टडी कर लेंगे, कम से कम 100-150 बार आप मैप ले आइए, खाली मैप इंडिया का, वर्ल्ड का। अगर वर्ल्ड का भी नहीं ले पा रहे हैं अभी तो आप इंडिया के लीजिएगा। उससे क्या होगा, उससे आप कम से कम 100 से ज्यादा बार 100 फोटोकॉपी उसकी लेके आइए। एक पूरी किताब आती है 20-25 रुपए की, उसमें 50 पेज का जो पूरा मैप आता है, तो फिर उसे बार बार भरिएगा। तो भरने से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, जब भी किसी भी स्टेट का नाम आए, किसी भी जगह का नाम आएगा तो सीधे हिट आपके दिमाग में करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मैप को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, मैप बहुत जरूरी है, बिना मैप के यार भूगोल याद नहीं होता है। अब देखिएगा, औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं। क्या, देखो औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं, बताओ। कृषि, शहरी कृषि, ग्रामीण बंदरगाह, या फिर कोस्टल पृष्ठ प्रदेश, बताओ किससे घिरे होते हैं। बहुत सीधी सी बात है, कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो उद्योग लगाए जाते हैं ना वो शहर में नहीं, पहले जो होता है वो खाली पर बहुत खाली जमीन होती है, और सीधी बात है कि वो जमीन जो होगी वो शहर के बगल में होगी, जिसका संबंध जो किससे होगा, ग्रामीणों की कृषि से होगा। और उसके बाद धीरे धीरे जब फैक्ट्रियां लग जाती है ग्रामीण कृषि क्षेत्र पर, तो फिर बाद में वहां पर डेवलपमेंट हो जाता है, वही शहर में आ जाता है। तो इसीलिए याद रखना, औद्योगिक रूप से विकसित शहर केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं, कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने, और ये लास्ट सवाल है इस जो है वो क्लास का। अगला सवाल देखिएगा, 2018 में ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है, कि कौन सा महासागर है जिसका जो आकार है वो कैसा है, एस आकार का है। जल्दी से बताओ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर। कौन सा होगा जो एस आकार का है, वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा है मेरे साथी, अटलांटिक महासागर। ठीक है भाई, तो अब देखो जितने भी आप महासागर पढ़ रहे हैं, जितने भी आप प्रायद्वीप पढ़ लीजिएगा, या फिर बात करते हैं अपने कॉन्टिनेंट्स को पढ़ लीजिएगा, तो वो जब आप पढ़े ना तो मैप जरूर अपने पास में रखिएगा, एक मैप जरूर मंगा लीजिएगा जब आप, क्योंकि वर्ल्ड से भी संबंधित कुछ सवाल आपके बनते हैं। तो ऐसे में आपको पता तो होना चाहिए कि महासागर किधर है, या फिर कौन सा देश किस देश में है। मृत सागर के साइड में इजराइल, जॉर्डन। अब सीधी बात है, इजराइल का नाम आपने बहुत सुना होगा, वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चित में है ना। ईरान है, इराक है, सऊदी अरब, ये सब तामझाम। तो इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस क्षेत्र में पड़ता है। चलेगा साथियों, बड़ा अच्छा लगा। अब देखिए आज आपको मैंने एक
टास्क दिया था कि ये 25 क्वेश्चंस थे 50 नंबर के। अब आप मुझे बताइएगा कि 50 नंबर में से आपका स्कोर कितना है, कितना स्कोर आपका बना हुआ है, तो वो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और अपना आप ध्यान रखिएगा, आपका ये जो एग्जाम है ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, और ऐसा मत सोचिएगा कि इस बार नहीं निकलेगा तो अगली बार दे लेंगे, नहीं, फिर आप बार बार देते रहेंगे। पहली बात ये क्लियर कर लो भाई, ये मेरा फर्स्ट है और लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट है, इसके बाद में दूसरा मेरे पास में दूसरा विकल्प होगा भी नहीं। उम्र भी बढ़ चुकी होगी, परिवार की जिम्मेदारी में बढ़ चुकी होंगी, तो क्यों ना जो आने वाली दीपावली होगी, आने वाली होली होगी, उन त्योहारों को बड़े अच्छे तरीके से आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब आप आज तैयारी जी जान से एकदम लगे रहेंगे, दिन हो या रात हो। छोटे शब्दों में संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, जब मैं तैयारी करता था तो मेरे भाई सही बताएं यार, ना तो दिन दिखाई देता था ना रात दिखाई देती थी, ये वास्तविकता है। और कोई भी विद्यार्थी हो जिसका चयन होता है या फिर नहीं भी हो, 1-2 नंबर से रह भी जाए, तो वो अपना 100% देता है, ठीक है, वो अपना 100% देता है। वैसे ही आपको भी देना होगा। मतलब आप समझिएगा, मैं गांव छोड़ करके, अपने परिवार बच्चों को छोड़ करके शहर आ गया, उसके बाद वहां लाइब्रेरी जाने लगा। लाइब्रेरी में रात और दिन, जो मुझे देख रहे होंगे, जो मेरे हो सकते हैं कुछ साथी मुझे देख रहे हो, उन्होंने मुझे देखा हो, मैं दिन हो या रातों में कभी मतलब लाइब्रेरी को छोड़ के नहीं आता था, ठीक है। मतलब घर वालों को यह था कि भाई अगर सामने वाले को रोटी खाना नहीं पहुंचाया तो वो भूखा ही रह जाएगा। तो मेरे पापा या फिर मेरे भैया जो थे वो लाइब्रेरी जो आते थे खाना देने के लिए कि भाई ये जो है खाना खा ले। मतलब सोचेगा 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो नहाने का नंबर आता था, मतलब लगता था बस आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो ये सारी चीजें, और जब मेरा एग्जाम था तो समझ लो कि उससे पहले तो भाई क्या ही बताएं, एकदम जब एग्जाम आपका 2 दिन बाद होता है ना, तो फिर आज के दिन या फिर 5 दिन बाद आपका पेपर है और तैयारी आपने बहुत की है, तो 5 दिन पहले ऐसे आपको लगेगा यार मुझे कुछ आता है या फिर नहीं आता, यार मैंने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो वो चीजें आपको लगेंगी। और जब अगर आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाए, पता नहीं यार पेपर कैसा जाएगा, अभी तो हमको लग रहा है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो समझ लो आपका चयन पक्का होने वाला है, पक्का होने वाला है। चलेगा, अपना आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है यूपी स्पेशल का, उसका पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, उसको आपको देख करके जरूर जाना है। और एक और बात, कमेंट बॉक्स का जरूर ध्यान रखा करें, कोई भी चीज अपडेट होता है, कोई भी चीज चेंज होता है तो विद्यार्थी कमेंट करके बता देते हैं, ताकि आपको भी अप टू डेट जो है वो रहा जा सके। थैंक यू सो मच, अपना आप ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।